नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एंट्रेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि हम विजन आईएएस के द्वारा जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसको हम कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने 10 पॉइंट को कवर किया है और 10 के 10 जो है वो पॉलिटी से संबंधित करंट अफेयर्स रहे हैं। अगला हमारा लोक सेवा कंटेंट नाम से है, यह भी पॉलिटी से रिलेटेड है। तो देखिए क्या कुछ है इसमें। लोक सेवा कंटेंट यानी पब्लिक सर्विस कंटेंट। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लोक सेवा कंटेंट प्रसारित करने की सलाह जारी की गई। अब देखें, इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। जैसे इस संबंध में दिशा निर्देश 2022 में मंत्रालय द्वारा एक अपीलिंग डाउन लिंक नियमों में निर्धारित किए गए थे। नई एडवाइजरी निजी सैटेलाइट टेलीविज़न चैनलों और उनके एसोसिएशन के साथ विचार विमर्श के बाद जारी की गई है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं देखें। कंटेंट की बात करें तो चैनल में कम से कम 30 मिनट की अवधि के लिए लोक सेवाओं का प्रसारण करेंगे। ठीक है, कोई भी चैनल है उसमें दिन में कम से कम 30 मिनट की अवधि तक लोक सेवाओं का प्रसारण होगा। इसके तहत राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों को प्रसारित किया जाएगा। इन विषयों में शिक्षा, महिलाओं का कल्याण, पर्यावरण की सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत आदि शामिल हैं। प्रसारकों को अपने कंटेंट में बदलाव करने की स्वतंत्रता है। प्रसारकों के बीच कंटेंट साझा किया जा सकता है। प्रसारण का समय देखें, प्रत्येक चैनल प्रत्येक महीने 15 घंटों के लिए राष्ट्रीय हित से संबद्ध कंटेंट को प्रसारित करेंगे। प्रसारित होने वाले कंटेंट को लगातार 30 मिनट का होना जरूरी नहीं है। इसे छोटी छोटी अवधियों के स्लॉट में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन आधी रात से सुबह 6 बजे तक इनका प्रसारण नहीं किया जा सकता। रिपोर्टिंग की बात करें तो स्वैच्छिक अनुपालन और स्व प्रमाणन इसके मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। प्रसारण अगले महीने 7 तारीख तक ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से छूट के लिए शर्तें हैं। तो देखें, भारत में डाउन लिंकिंग उपग्रह से ज़मीन की ओर संचार करने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं में प्रसारण वाले विदेशी चैनल, मुख्य रूप से ऐसे चैनल जो 12 घंटे से अधिक समय के तक खेल, भक्ति, आध्यात्मिक और योग से संबंधित कंटेंट को प्रसारित करते हैं, उन्हें मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से छूट दी जाएगी। पहचान की बात करें, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर 90 दिनों की अवधि के लिए प्रसारित कंटेंट का रिकॉर्ड रखेगा। तो ये है कंटेंट से रिलेटेड और प्रसारण से रिलेटेड। ठीक है, अगला देखें, कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं। जैसे एल्डरमैन मनोनीत सदस्य जो महापौर से दर्जे में छोटे किंतु सामान्य पार्षद से ऊंचे दर्जे के होते हैं, उन्हें एल्डरमैन कहा जाता है। तो इसके संदर्भ में क्या कुछ है देखें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि संविधान नगर पालिका के एल्डरमैन्स को बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं देता है। एल्डरमैन किसी नगर परिषद या नगर निकाय के सदस्य को कहा जाता है। इनकी जिम्मेदारियां अलग अलग क्षेत्रों पर निर्भर करती हैं। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निगम के लिए 25 वर्ष से अधिक आयु के 10 व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है। एल्डरमैन्स अस्थायी समितियों के चुनाव दिल्ली नगर निगम की इन हाउस और वार्ड कमेटी की बैठक में अहम भूमिका निभाते हैं। बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के तहत स्तरीय बहुराज्य सहकारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएससीएस अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्तरीय 3 बहुराज्य सहकारी समितियों यानी MSCS के गठन को मंजूरी दी। राष्ट्रीय स्तर की 3 MSCS की स्थापना को सहकार से समृद्धि यानी सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह लक्ष्य सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल द्वारा हासिल किया जाएगा। आगे बढ़ें। समितियां, अच्छा ये तो वही है। 3 नई सहकारी संस्थाएं, एक है राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति। इसका महत्व क्या है? यह अधिशेष वस्तुओं या सेवा की निर्यात के लिए अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करेगा। प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां, जिनमें प्राथमिक समितियां जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ और बहुराज्य सहकारी समितियां शामिल हैं, इनकी सदस्यता बन सकती हैं। अधिक निर्यात से वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन वृद्धि होगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निर्यात में वृद्धि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी। इससे आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी जैविक ऑर्गेनिक समिति घरेलू और साथ ही वैश्विक बाजारों में भी जैविक उत्पादों की मांग व खपत की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों को एकत्रीकरण, विपणन और ब्रांडिंग के माध्यम से जैविक उत्पादों का उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। एकत्रीकरण, प्रमाणन, भंडारण, प्रसंस्करण आदि के लिए संस्थागत सहायता प्राप्त हो सकेगी। उत्पादों की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी बीज समिति, यह समिति गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण के लिए शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी। देशज प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रणाली विकसित करने में मदद करेगी। बीज प्रतिस्थापन दर और बीज किस्म प्रतिस्थापन दर को बढ़ाएगी। साथ ही गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती में किसानों की भूमिका को सुनिश्चित करेगी। गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन से आयातित बीजों पर निर्भरता कम हो सकेगी। इसके अतिरिक्त यह समिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी। आगे देखें। लोकूर समिति 1965। विशेषज्ञों ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI का कार्यालय अप्रचलित मानदंडों को पालन कर रहा है। ये मानदंड लोकूर समिति ने किसी नए समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी ST के रूप में परिभाषित करने के लिए निर्धारित किए थे। लोकूर समिति के अनुसार निम्नलिखित मानदंड किसी समुदाय के पिछड़ेपन की ओर संकेत करते हैं: समुदाय की आदिम प्रकृति या लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाववाद, बड़े पैमाने पर अन्य समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच करना तथा पिछड़ापन। सरकार द्वारा विचाराधीन नए मानदंडों में शामिल हैं: राज्य की शेष आबादी की तुलना में शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक पिछड़ापन, ऐतिहासिक भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट भाषा बोली, जीवन चक्र, विवाह, गीत आदि से संबंधित मौलिक संस्कृति की उपस्थिति, सगोत्र विवाह या विजातीय विवाह के मामले में मुख्य रूप से STS के साथ वैवाहिक संबंध। अगला है देखें पॉइंट क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बारे में। उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। देखें क्या है क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण का तात्पर्य महिलाओं, ट्रांसजेंडर समुदायों और दिव्यांग व्यक्तियों को SC, ST, OBC आदि को प्राप्त आरक्षण की तरह ही आरक्षण का लाभ प्रदान करना है। क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर श्रेणी में भी लागू होता है। इसे प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणी में अलग से लागू किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ प्रत्येक श्रेणी यानी SC, ST, OBC व अनारक्षित में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण स्वतंत्र रूप से लागू होगा, जबकि ऊर्ध्वाधर आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के लिए आरक्षण है। इसे कानून तहत निर्दिष्ट प्रत्येक समूह के लिए अलग से लागू किया जाता है। अनुच्छेद 16(4) के तहत ये आरक्षण है, जबकि ये जो वर्टिकल श्रेणी का है वो अनुच्छेद 16(1) के साथ साथ 15(3) के तहत आरक्षण है। आगे देखें।
अगला हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ से, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन या CPA, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। आगे देखें इसमें क्या कुछ है कि लोकसभा ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत के क्षेत्र जोन 3 के 19वें वार्षिक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष इसके पदेन सभापति हैं। CPA की स्थापना 1911 में हुई थी। यह राष्ट्रमंडल 9 भौगोलिक क्षेत्रों के बीच विभाजित 80 से अधिक विधान मंडलों या शाखाओं से बना है। राष्ट्रमंडल 56 सदस्य देशों का एक संघ है। इनमें से अधिकतर देश ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश रहे हैं। अफ्रीका क्षेत्र के बाद भारत CPA की सदस्य शाखाओं की संख्या सबसे अधिक है। CPA भारत क्षेत्र को 4 जोन्स में विभाजित किया है। अगला है संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, JPC। वर्तमान में विपक्षी दलों द्वारा JPC के गठन की मांग के कारण संसद की कार्रवाई बाधित है। क्या है JPC? संयुक्त संसदीय समिति गठन। JPC एक तदर्थ निकाय होता है, अर्थात इसकी अवधि पूरी होने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है। आमतौर पर JPC का गठन किसी विशेष उद्देश्य और अवधि के लिए किया जाता है। सदस्य की बात करें तो JPC के कुल सदस्य संसद द्वारा तय किए जाते हैं। किसके द्वारा तय किए जाते हैं? संसद द्वारा। सदस्य दोनों सदनों से तथा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से होते हैं। दोनों सदनों से भी होते हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष से भी होते हैं। शक्तियों की बात करें तो JPC के पास दस्तावेजों की जांच करने और पूछताछ के लिए लोगों को समन भेजने की शक्ति है। यह एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और सरकार को सिफारिशें करती है। अन्य विशेषताएं, इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स। संविधान का अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण से संबंधित है। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है अनुच्छेद 87। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले, सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में संसद के सदनों को एक साथ संबोधित करेगा। ठीक है, तो यही होता है धन्यवाद प्रस्ताव। आगे है, इसके बाद राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने हेतु दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर मतदान होता है। संसद सदस्य प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तावित करके अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव के पारित नहीं होने को सरकार की पराजय के रूप में देखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ESCR परियोजना। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य आम जनता को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों तक पहुंच प्रदान करना है। ESCR शीर्ष अदालत के निर्णयों का डिजिटल संस्करण उपलब्ध कराने की एक पहल है। इसमें आधिकारिक कानून रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स में दर्ज निर्णय उपलब्ध कराए जाएंगे। इसकी सहायता 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेकर आज तक के सभी निर्णय वकीलों और कानून के छात्रों के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होंगे। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के जजमेंट पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। चार्जशीट देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट यानी सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। न्यायालय ने कहा कि चार्जशीट को सार्वजनिक करने से पीड़ित, आरोपी और जांच एजेंसियों के अधिकारों का हनन होता है। चार्जशीट एक औपचारिक पुलिस रिकॉर्ड होता है। इसमें हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति के नाम, आरोपों की प्रकृति और आरोपों की पहचान दर्ज की जाती है। FIR पुलिस द्वारा तैयार किया गया एक लिखित दस्तावेज होता है। इसे तब तैयार किया जाता है जब पुलिस को किसी संज्ञेय
अपराध के घटित हो जाने की सूचना मिलती है। यूथ बार एसोसिएशन वाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को बलात्कार जैसे संवेदनशील मामले को छोड़कर 24 घंटे के भीतर एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड करने का दिशा निर्देश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 4 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को अब 4 भाषाओं में जारी किया जाएगा, 4 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। इन 4 भाषाओं में हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया शामिल है। सीजेआई ने कहा है कि इस कदम से नागरिकों को न्याय तक पहुंच में मदद मिलेगी, क्योंकि अंग्रेजी देश के अधिकतर नागरिकों के लिए समझने की भाषा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनलाइन ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है। यह सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल की गई न्यायिक फाइलों के ऑनलाइन ई निरीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। अगला पॉइंट क्या है? जमानत प्रक्रिया यानी बेल प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकताओं पर बल दिया है। जमानत शब्द किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई को व्यक्त करता है। हालांकि ऐसा मामला न्यायालय में तब तक लंबित रहता है जब तक कि न्यायालय इस पर अंतिम निर्णय नहीं दे देता है। जमानत एक अधिकार है। यदि आरोपी व्यक्ति को जमानती अपराध के लिए हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो वह व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 436 के तहत न्यायालय से जमानत की मांग कर सकता है। अग्रिम जमानत यदि किसी व्यक्ति को गैर जमानती अपराध सीआरपीसी की धारा 438 के लिए गिरफ्तार किए जाने की संभावना प्रतीत होती है तो वह व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायालय के पास सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत किसी भी स्तर पर जमानत को खारिज करने का अधिकार है। जमानत खारिज करने के आधार पर जब कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता हो, ऐसी स्थिति में जमानत याचिका खारिज की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा या पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कॉलेजियम की सहमति के बाद न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले उम्मीदवार की उपयुक्तता का मामला न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। न्यायिक समीक्षा एक प्रकार की अदालती कार्रवाई है। इसमें एक न्यायाधीश किसी भी सार्वजनिक निकाय द्वारा दिए गए निर्णय या कार्रवाई की वैधता की समीक्षा करता है। संविधान का अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा या पुनर्विलोकन के सिद्धांत का उल्लेख करता है। वर्तमान में भारत में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति की तुलना में कम है। अमेरिका की तुलना में भारत में जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, वो काफ़ी कम है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। ठीक है, तो इसका कारण है कि अमेरिकी संविधान विधि की सम्यक प्रक्रिया का प्रावधान करता है, जबकि भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय विधिज्ञ या बार परीक्षा आयोजित कराने की BCI की शक्ति की पुष्टि की है। इस परीक्षा को पास करके एक अधिवक्ता देश की अदालतों में वकालत करने के योग्य हो जाता है। संसद ने BCI की स्थापना अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की थी। इसे स्थापित करने का उद्देश्य BCI को नियमित करना और इसे प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। BCI के वैधानिक कार्यों में शामिल है अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण करना, अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना।
ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना जिससे कानून विषय में प्राप्त डिग्री एक वकील के रूप में नामांकित या पंजीकृत होने की योग्यता मानी जाएगी। यहाँ पर देखें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। फैक्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? संसद ने बीसीआई की स्थापना अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की थी। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो बीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1961। इसकी स्थापना अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की गई थी। इसे स्थापित करने का उद्देश्य इंडियन बार भारतीय विधिज्ञ को विनियमित करना और इसे प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। ये एक ऐसा निकाय है, सांविधिक निकाय है। ठीक, संवैधानिक निकाय नहीं, सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी। संरचना की बात करें तो इसके सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 2 साल के लिए चुना जाता है। प्रत्येक राज्य बार काउंसिल से सदस्य चुने जाते हैं। साथ ही भारत का अटॉर्नी जनरल और भारत का सॉलिसिटर जनरल भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। राज्य बार काउंसिल से सदस्य 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। कार्य की बात करें तो अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण करता है। अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करता है। कानूनी सुधारों को बढ़ावा देता है और उनका समर्थन करता है। तो ये हो गया बीसीआई के बारे में। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता, ये क्यों चर्चा में? देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ता, तो यहाँ पर देखें, केंद्र सरकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए दिशा निर्देश को बदलने की मांग कर रही है। ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा जयसिंह बनाम भारत संघ 2017 के मामले में जारी किए गए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ताओं की उन विविध श्रेणियों में से होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए पात्र होते हैं। किसी अधिवक्ता को उसकी क्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वरिष्ठ के रूप में नामित करता है। इन दिशा निर्देशों के तहत उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए एक समिति या एक अस्थायी समिति द्वारा पदनामित किया जाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना या देश में किसी अन्य अदालत या अधिकरण में कनिष्ठ अधिवक्ता के बिना उपस्थित होने के पात्र नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा, देखें, सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(3) को रद्द करने के लिए दायर की गई एक याचिका को खारिज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(3) एक उम्मीदवार को 2 निर्वाचन क्षेत्रों में से कोई भी चुनाव अर्थात संसदीय, राज्य विधान सभा, द्विवार्षिक चुनाव या विधान परिषद या उपचुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान करती है। इस प्रावधान को 1996 में जोड़ा गया था। इससे पहले एक उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। इससे जुड़े मुद्दे, ये चुनावों की लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। इससे राजकोष में अनावश्यक बोझ पड़ता है। ठीक है, आगे देखें। भारत के निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने राजनीतिक दल के नाम और चुनाव चिन्ह पर निर्णय लिया। संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन के आदेश 1968 ईसीआई को राजनीतिक दलों को मान्यता देने तथा चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है। इस आदेश की धारा 15 के तहत ईसीआई किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंदी समूहों या वर्गों के बीच इस दल के नाम और चिन्ह के दावे को लेकर होने वाले विवाद का फैसला कर सकता है। सादिक अली मामले 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने विवाद या विलय के मुद्दों पर निर्णय लेने के ईसीआई के अधिकार को बरकरार रखा था। शीर्ष न्यायालय ने ऐसे निर्णय पर पहुंचने के लिए 3 परीक्षण निर्धारित किए थे।
राजनीतिक दल के संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, राजनीतिक दल के संविधान का परीक्षण और बहुमत का परीक्षण। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A और निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के अनुसार ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी राजनीतिक दल को मान्यता देता है और उसे चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल इन्हें आवंटित चुनाव चिन्ह का उपयोग पूरे देश में चुनाव में कर सकते हैं। कोई अन्य दल उस चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकता। राज्य स्तरीय दल ये दल इन्हें आवंटित चुनाव चिन्ह का उपयोग संबंधित राज्य के भीतर ही कर सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार वे अपनी वरीयता के क्रम में उन 3 चुनाव चिन्हों का चयन कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के चिन्हों से भिन्न होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन तीनों में से कोई एक चिन्ह आवंटित कर देता है। अगला देखें टॉपिक ई ग्राम स्वराज। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज 2.0 मंथन नए रास्ते का निर्माण पर परामर्श के लिए एक बहुहितधारक सम्मेलन का आयोजन किया है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में देखें। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से शासन के तृतीय स्तर की क्षमता का निर्माण हो। इसका लक्ष्य विकेंद्रित योजना निर्माण, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य आधारित लेखांकन में बेहतर पारदर्शिता लाना है। इस एप्लीकेशन को ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत पंचायत इंटरप्राइज सूट के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है। इस पोर्टल के कोर मॉड्यूल में पंचायत प्रोफाइल, योजना निर्माण, प्रगति रिपोर्टिंग और लेखांकन शामिल है। पुलिस महानिदेशक DGP की नियुक्ति। नागालैंड सरकार ने DGP की नियुक्ति प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की है। DGP राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। DGP की नियुक्ति प्रकाश सिंह बनाम भारत वाद संघ 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर की जाती है। DGP का चयन राज्य सरकार द्वारा उन 3 वरिष्ठतम अधिकारियों में से किया जाता है जिनके नाम की सिफारिश संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC करता है। UPSC ने 2009 में इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए थे। UPSC अधिकारियों के नामों की सिफारिश उनके सेवाकाल, बहुत अच्छे रिकॉर्ड और अनुभव 30 वर्ष के आधार पर करता है। DGP का 2 वर्षों का निश्चित कार्यकाल होता है। भले ही उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो, लेकिन इसका जो है कार्यकाल निश्चित होता है, केवल 2 वर्ष। आगे देखें। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया। इस समिट की थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। यह वैश्विक मंच है। इसका आयोजन हर साल दुबई में किया जाता है। यह मंच सरकार, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी और नागरिक समाज के नेतृत्व को एक साथ लाता है। ये सभी मिलकर मानवता के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करते हैं, साथ ही दुनिया भर में सरकारों के भविष्य को आकार प्रदान करने का प्रयास करते हैं। अगला एक टॉपिक है त्रुटि सुधार। ये पिछले जो है एपिसोड का कुछ चीज़ें हैं जिसमें कुछ गलत चीज़ें आ गई थी, उसके बारे में है। तो आज परिसीमन आयोग वाले इसमें त्रुटि हुई, तो चलिए उसको तो हमने जारी नहीं किया अभी। तो इस तरह से हमने हमारा जो पॉलिटी वाला पोर्शन था दोस्तों वो कंप्लीट हो गया। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी IR से रिलेटेड होगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और 30 मिनट हो गए हैं, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।